हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 का पाठ 6 पढ़ेंगे। हमारे आसपास की सामग्री। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं देखने को मिलती हैं, बहुत सारे पदार्थ देखने को मिलते हैं, बहुत सारे सामान देखने को मिलते हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारी जो सामग्री होती है उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इसमें ये एक श्लोक लिख रखा है। इसका अर्थ है मूसा क्रूसिबल, पदार्थों को गलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पात्र। यानी जो पात्र, जो बर्तन पदार्थों को गलाने के लिए उपयोग किया जाता है उसे मूसा या क्रूसिबल कहते हैं। तो पदार्थों को गलाने के लिए जो पात्र उपयोग किया जाता है वो मिट्टी और लोहे से बनाया जाता है। 6.1 है हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन। हमारे आसपास में बहुत सारी वस्तुएं हम देखते हैं, उनका अवलोकन करेंगे हम। ये देखेंगे वो कैसी दिखती हैं, वो कोमल है, कठोर है, हल्की है, भारी है, या किस चीज़ से बनती हैं, कौन कौन से पदार्थों से बनती हैं। तो हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं उनका अवलोकन हम इस वाले भाग में करेंगे, 6.1 भाग में करेंगे। ग्रीष्म अवकाश के बाद घुलन और शीत अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित हैं। गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं ना, उसके बाद में घुलन और शीत, ये बच्चों के नाम है। घुलन लड़के का नाम है, ये लड़की का नाम है। ये अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित है। देखिए, गर्मी की जो छुट्टियां होती हैं ना, उसके बाद हम नई नई क्लासों में जाते हैं। वे अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं और बातचीत करना आरंभ कर देते हैं। जब वे अपनी कक्षा में जाते हैं तो अपने दोस्तों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। शीत पूछती है, आज तुम स्कूल में क्या लाए हो। शीत पूछती है, अपने दोस्तों से पूछती है, आज तुम स्कूल में क्या लाए हो। तो ये घुलन बोलता है, देखो मेरे पास नई नोटबुक है। ये अपनी नोटबुक को दिखाता है और ये कहती है, मेरे पास भी नई नोटबुक और पेन है। ये जो शीत है ये भी अपने पेन और नोटबुक दिखाती है। कुछ समय बाद उनकी विज्ञान की शिक्षिका विद्या जी, उनकी विज्ञान की जो टीचर है उनका नाम है विद्या जी। तो उनकी विज्ञान की जो शिक्षिका विद्या जी हैं वो कक्षा में प्रवेश करती हैं और विद्यार्थियों से बातचीत आरंभ करती हैं। वह उनका ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं की ओर आकर्षित करती हैं। जो उनकी विज्ञान की शिक्षिका हैं, विज्ञान की टीचर हैं, वे बच्चों से बातें करना शुरू कर देती हैं और उनका ध्यान, बच्चों का ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं की ओर आकर्षित करती हैं। यानी दैनिक जीवन में जो जो वस्तुएं काम आती हैं, हमारे डेली की लाइफ में, हमारे रोज के काम में जो वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं ना, उनकी तरफ उन बच्चों का ध्यान खींचती हैं। वह पूछती हैं, बताओ बच्चों, वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार समान है या किस प्रकार भिन्न है। देखिए, कुछ वस्तुएं एक दूसरे के जैसी समान होती हैं, एक दूसरे जैसी दिखती हैं, और कुछ वस्तुएं एक दूसरे से अलग होती हैं। तो बताओ कैसे कैसे होती हैं। किसी का साइज बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, कोई रबड़ की बनी होती है, कोई कांच की बनी होती है। तो इस तरह से कुछ वस्तुएं तो एक जैसी होती हैं और कुछ भिन्न होती हैं। तो उनकी टीचर पूछती है, बताओ ये कैसे भिन्न है और कैसे एक जैसी हैं। उनके आकार और रंग क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पर ये भी नोटबुक है, ये भी नोटबुक है, लेकिन ये हरे रंग की है, ये पीले रंग की है। तो ये नोटबुक है, ये भी नोटबुक है, दोनों कागज़ की बनी है, ये तो समानता हो गई। और ये हरे रंग की, ये पीले रंग की, ये असमानता हो गई। उनके आकार और रंग क्या क्या हैं, उनके आकार कैसे हैं, वस्तुओं के आकार लिखो कैसे हैं। कोई गोल है, कोई चौकोर है, कोई लंबी है, इस तरह से। और रंग उनके क्या क्या हैं। जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं, जब आप उन्हें छूते हैं, स्पर्श करने मतलब टच करना, छूते हैं, तो कैसा अनुभव होता है। वो कोमल लगती हैं या कठोर लगती हैं, चिकनी लगती हैं, खुरदरी लगती हैं। क्या उनमें से कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से भारी हैं। कुछ वस्तुएं भारी होती हैं, कुछ हल्की होती हैं। सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती हैं। कोई कागज़ की बनी होती है, कोई लकड़ी की बनी होती है, कोई कपड़े की बनी होती है, कोई कांच की, कोई धातु की, कोई प्लास्टिक की, कोई मिट्टी की, इन चीज़ों की बनी होती है। तो सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री की बनी होती है। तो यहाँ से रिजल्ट निकलता है, किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। तो देखिए, वस्तुएं किसी न किसी सामग्री की बनी होती हैं। तो किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं ना, पदार्थ या फिर पदार्थों का मिश्रण। देखिए, कुछ वस्तुएं तो एक ही पदार्थ से बनती हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बनती हैं। तो किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ है या फिर पदार्थों का जो मिश्रण होता है ना, उसको कहते हैं सामग्री कहते हैं। तो सामग्री किसे कहते हैं, किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों के मिश्रण को सामग्री कहते हैं। ये याद करना है, ये आपको याद करना है, सामग्री किसे कहते हैं। अब है क्रियाकलाप 6.1। आइए पहचानें। अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाइए।
अपने आसपास जो जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। उन सामग्रियों के नाम भी तालिका 6.1 में लिखें जिनसे वे बनी है। तो इस तरह से हमें एक टेबल बना लेनी है। जिस तरह ये तालिका 6.1 बनी हुई ना, सामग्रियों की पहचान करें, इस तरह से हमें भी बना लेनी है। पहले इसमें शुरू के कॉलम में लिखना है मैं अवलोकन करता हूँ या करती हूँ सामग्री या सामग्रियाँ जिनसे वे बनी हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं पेन, तो पेन किस किस से बना है यहाँ पर लिखेंगे। तो जो पेन है ना वो प्लास्टिक से बना है और धातु से बना है। इसकी जो निब है वो लोहे से बनी है। जो इसमें रिफिल डलता है उसके आगे भी धातु लगी होती है। यहाँ पर पेंसिल लिखेंगे। पेंसिल लकड़ी की बनी होती है और इसके अंदर जो सिक्का होता है वो होता है ग्रेफाइट। तो इस तरह से मैं अवलोकन करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट है ना इसको और बड़ा कर देना है और इस तरह से जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे डाल देना है और जिस जिस सामग्री से ये वस्तुएं जो बनती हैं उनका नाम लिख देना आगे। प्रतिदिन के अवलोकनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तुएं विभिन्न सामग्रियों से बनी होती हैं। अब ये प्रश्न आ सकता है कि वस्तुएं किससे बनती हैं। तो वस्तुएं जो है वस्तुएं विभिन्न सामग्रियों से बनी होती हैं। वस्तुएं किससे बनती हैं? वस्तुएं विभिन्न सामग्रियों से बनती हैं। ये नोट करना है आपको। आइए सामग्रियों के विषय में अधिक जानें। अब जिन सामग्री से ये वस्तुएं बनती हैं उनके बारे में अधिक जानें। तो इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन 7000 से 8000 साल पहले के हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले, देखिए हमारा जो भारत देश है वो उपमहाद्वीप है। अब ये उपमहाद्वीप क्यों है? उपमहाद्वीप वह क्षेत्र होता है जो कि किसी खास भौगोलिक स्थिति के कारण और जो एरिया है ना उससे अलग हो। जैसे कि भारत देश 3 तरफ से तो महासागरों से घिरा हुआ है और एक तरफ जो है ना वो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। तीनों महासागर और पर्वत श्रृंखला मिलकर उसे बाकी एशिया से अलग सा बनाता है। तो इसलिए भारत जो है वो उपमहाद्वीप है। और भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन जो है ना वो 7000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। और गंगा के मैदानों में जैसे लहुरा देवा और बलूचिस्तान जैसे मेहरगढ़ में पाए गए हैं। ये 7000 या 8000 वर्ष पूर्व जो बर्तन है ना, पहले के बर्तन, ये गंगा के मैदानों में और बलूचिस्तान में पाए गए हैं। लगभग 4000 सामान्य संवत वर्ष पूर्व, तो लगभग 4000 सामान्य संवत वर्ष पूर्व सिंधु सरस्वती मैदानों के कई क्षेत्रों में चाक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण और रंगाई, विविध रंगों के सुरक्षात्मक या सजावटी लेप जिन्हें स्लिप कहा जाता है का अनुप्रयोग, सजावटी पेंटिंग इत्यादि तकनीकें विकसित हुई। तो देखिए जो सिंधु सरस्वती मैदान हैं उनके कई क्षेत्रों में चाक घुमाकर जो बर्तन बनाए जाते हैं ना वो पाए गए, मतलब मिट्टी के बर्तन पाए गए। उन पर रंगाई भी की हुई थी, विभिन्न रंगों के भी थे वो। और ये पेंट हुआ पड़ा ना, ये है सुरक्षात्मक या सजावटी लेप हुआ था उसमें जिन्हें स्लिप कहा जाता है। इसका उपयोग किया गया था। सजावटी पेंटिंग की हुई थी। इस तरह की तकनीकें जो है विकसित हुई 4000 संवत पहले। ये सब विकसित हो चुका था। यह तकनीकें हड़प्पा सभ्यता जो कि 2600 से 1900 सामान्य संवत पूर्व के दौरान और भी परिष्कृत हो गई, मतलब और भी अच्छी हो गई थी। ये जो तकनीक है ना, ये टेक्निक्स और भी अच्छी हो गई थी, जिन चमकदार लाल सतह पर काले रंग के डिजाइनों से ज्यामितिक पैटर्न तथा जलीय और स्थलीय जानवरों को चित्रित किया गया। मतलब ये और भी फिर अच्छी हो गई थी और उस पर फिर चमकदार लाल सतह पर, ये चमकदार लाल सतह है, इनके ऊपर डिजाइन बनाए गए थे। ज्यामितीय पैटर्न मतलब जैसे जो अपनी ज्योमेट्री में जो पैटर्न्स बने होते हैं वैसे पैटर्न बनाए गए थे। जलीय और स्थलीय जानवरों के चित्र बनाए हुए थे। हंडिया, थाली, कटोरे, अन्य वस्तुओं के बनाए जाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी का सावधानीपूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता था। मतलब हंडिया बनाई जाती थी, थाली बनाई जाती थी, कटोरे बनाए जाते थे या अन्य वस्तुएं भी बनाई जाती थी, जैसे गिलास टाइप का है। और ये देखिए ये एक लोटा है और यहाँ से पानी निकलता है। तो इस तरह से बहुत तरह तरह के बर्तन बनाए जाते थे और उनको बनाने के लिए फिर जो मिट्टी थी ना, मिट्टी उसको चुना जाता था, उसका चुनाव किया जाता था, क्योंकि कच्ची मिट्टी का उपयोग इसके लिए
नहीं किया जाता था। अगर कच्ची मिट्टी से बनाएंगे तो ये जल्दी से टूट जाते थे। तो सावधानीपूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता था और फिर छलनी से छानकर गूंथा जाता था। पहले मिट्टी को साफ किया जाता था और फिर उसे छलनी से छानकर गूंथा जाता था। छलनी से क्यों छाना जाता था? क्योंकि उसमें कंकड़ पत्थर होते थे जो वो अलग हो जाते थे। उसे एक घूमते पहिए पर आकार दिया जाता था। फिर एक पहिए पर ऐसे घूमता हुआ एक पहिया होता है, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, फिर उससे तरह तरह के आकार दिए जाते हैं और अंततः भट्टियों में पकाया जाता था। इस पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने से लेकर अनाज, तेल, घी इत्यादि के भंडारण तक विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता था। पहले ज़्यादातर मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता था और इनका उपयोग भोजन पकाने के बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता था और अनाज को स्टोर करने के लिए, तेल, घी इन सबको भंडारित करने के लिए इन बर्तनों का उपयोग किया जाता था। कुछ बहुत बड़े बर्तन होते थे, कुछ छोटे होते थे, कुछ बहुत बड़े भंडारण पात्र और मिट्टी के अन्य पात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय या नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है। बहुत सारे भंडारण के पात्र या मिट्टी के बहुत सारे अन्य पात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय उसमें रखा गया है। वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ये बड़े बड़े या छोटे बर्तन जो कि मिट्टी से बने हुए हैं। अब हम आ गए हैं 6.2 वस्तुओं को समूह में कैसे बांटें। वस्तुओं को समूह में कैसे बांटें? देखिए, हमने ये पढ़ लिया है कि वस्तुएं जो है ना विभिन्न प्रकार की सामग्री से मिलकर बनी होती हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से मिलकर वस्तुएं बनी होती हैं। तो अब वस्तुओं को हम समूह में कैसे बांटें? वस्तुओं के ग्रुप बनाने हैं हमें। तो हम ग्रुप बना सकते हैं। कोई वस्तुएं जो है वो कागज़ की बनी होती है, कोई प्लास्टिक की बनी होती है, कोई स्टील की बनी होती है, कोई अन्य धातु की बनी होती है, कोई लकड़ी की बनी होती हैं, कोई कागज़ की बनी होती है। तो इस तरह से वस्तुओं को समूह बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो वस्तुओं को समूह में कैसे बांटें? तो क्रियाकलाप 6.2 है, आइए समूह बनाएं। क्रियाकलाप 6.2 करके देखते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि वस्तुओं को ये समूह कैसे बनाएं। चित्र 6.1 में दिखाई गई वस्तुओं को किसी भी समान गुण जैसे आकार, रंग, कठोरता, कोमलता, चमक, द्युतिहीनता और उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर समूह में बांटें। तो देखिए, ये जो कुछ वस्तुएं दिखा रखी हैं इनके इस तरह से समूह बनाने हैं। जैसे वस्तुओं का आकार कैसा है, कोई गोल है, कोई लंबा है। ये देखिए, ये लंबे हैं, ये गोल हैं, ये इस तरह से। और रंग के आधार पर कोई पीले हैं और लाल हैं, ये पीले, ये है पीला, लाल ये हैं। और कठोरता के आधार पर कुछ कठोर हैं, जैसे ये कठोर है, ये भी कठोर है, ये भी कठोर है, ये भी कठोर है। और कोमलता, कुछ कोमल हैं, जैसे ये जो है ये मिट्टी का बर्तन जो है ये टूट जाता है, कोमल है, ये भी कोमल है पौधा। चमक के आधार पर कुछ बर्तनों में चमक है, कुछ में नहीं है। देखिए, इसमें चमक है, इसमें चमक है, इसमें चमक है, इसमें भी चमक है, इसमें भी चमक है, कुछ में नहीं है। द्युतिहीनता मतलब चमक नहीं होती है। द्युति का मतलब चमक होता है, द्युतिहीनता का मतलब जिनमें चमक नहीं है। और उनकी निर्माण सामग्री जैसे कि प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। देखिए, ये प्लास्टिक से बना है, पेन भी प्लास्टिक से बना है। और लकड़ी से बने हुए, जैसे ये लकड़ी से बनी है, ये भी लकड़ी से बना स्केल है, ये भी लकड़ी से बनी है, ये भी लकड़ी से बना है। तो इस तरह से उनकी निर्माण सामग्रियों के आधार पर भी हम समूह में इनको बांट सकते हैं। तो पहले तो आकार के आधार पर बांटना है, फिर रंग के आधार पर, फिर कठोरता, कोमलता, चमक, द्युतिहीनता और उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर इनके समूह बनाने हैं। पहले ये लिख लेंगे कि आकार के आधार पर, जैसे गोल है, लंबा है, चौकोर है। तो इस तरह से गोल में लिख देंगे हम, जैसे ये लिख दिया है, ये लिख दिया है और ये लिख दिया है। फिर हम लिखेंगे चौकोर में, चौकोर में देखिए ये लिख दिया है, ये लिख दिया है, ये लिख दिया है, ये लिख दिया है। इस तरह से हम आकार के आधार पर समूह बना लेंगे, फिर रंग के आधार पर, तो फिर हम अलग अलग समूह ऐसे बना लेंगे। आपने क्रियाकलाप 6.2 में वस्तुओं को समूह में बांटने के लिए किस गुण का उपयोग किया है? देखिए, आप सबको अपने तरीके से, अपने हिसाब से ही समूह बनाने हैं और ये लिखना है कि आपने इन वस्तुओं को जो समूह बनाए ना वो किस गुण के आधार पर बनाए हैं। क्या आकार के आधार पर बनाए हैं या रंग के आधार पर, या वस्तुएं किस चीज़ से बनी, कौन सी सामग्री से बनी, उससे आधार पर। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर ये जरूर बताना है कि आपने वस्तुओं को समूह में बांटने के लिए किस गुण का उपयोग किया है। क्या आपके मित्रों ने समान गुणों के आधार पर वस्तुओं को समूह बनाए हैं? तो आपके मित्रों ने भी बनाए होंगे ना, जो ये समूह है ना, आपके मित्रों ने भी तो बनाए होंगे।
तो उन्होंने फिर कौन से गुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाए हैं। आपने इस गतिविधि से क्या सीखा, तो आपने इस गतिविधि से क्या सीखा ये लिखना है। आपने इस गतिविधि से क्या सीखा, तो देखिए मैंने तो ये सीखा है कि जो वस्तुएं हैं ना, वस्तुएं वे आकार के आधार पर भी अलग अलग हो सकती हैं, रंग के आधार पर भी अलग हो सकती हैं, कठोरता, कोमलता, चमक और बिना चमक वाली, या फिर जिन सामग्रियों से ये बनी है उनके आधार पर ये अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। किसी के गुण समान हो सकते हैं, किसी के गुण असमान हो सकते हैं। मैंने तो ये सीखा है। आपने जो सीखा है आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपने देखा होगा कि एक वस्तु विभिन्न सामग्रियों से बनाई जा सकती है। ये भी आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एक वस्तु विभिन्न सामग्रियों से बनाई जा सकती है। कैसे, यहाँ पर देखिए जो स्केल है ना, ये स्केल ये प्लास्टिक का बना है, यहाँ पर लकड़ी का बना है। तो एक ही वस्तु है ना, स्केल है ये, लेकिन ये लकड़ी का बना है और ये प्लास्टिक का बना है। एक ही वस्तु अलग अलग सामग्रियों से बनाई जा सकती है और कुछ सामग्रियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। ये है, जैसे स्टील का गिलास भी बनाया है और स्टील की चम्मच भी बनाई है और स्टील का ये प्लास भी बना लिया है, स्टील से ये ताला भी बना लिया है। तो इस तरह से एक सामग्री से बहुत वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं या बहुत सारी वस्तु अलग अलग सामग्रियों से भी बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ से तो हमने ये सीख लिया है, यहाँ से हमने ये सीखा है। इसके बाद वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण कहते हैं। ये भी आपको याद करना है। वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूह में विभाजित किया जा सकता है। तो मैंने अभी बताया ना समूह कैसे बनाने हैं। एक जैसे गुण, वस्तुओं के एक जैसे गुणों के आधार पर उनको समूह में विभाजित किया जा सकता है। तो ये नोट करना है, वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूह बनाया जा सकता है। यहाँ पर उनके समूह बनाए जा सकते हैं उनके एक समान गुणों के आधार पर। इसी प्रकार हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों का वर्गीकरण भी कर सकते हैं। जिन सामग्रियों से वस्तुएं बनाई जाती हैं उनको भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों को भी वर्गीकृत कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, यहाँ पर क्रियाकलाप 6.3 करेंगे। उससे हम ये देखेंगे कि सामग्रियों को भी वर्गीकृत कैसे किया जा सकता है। क्रियाकलाप 6.3 है, आइए विचार करें कि एक गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। एक गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। तो गिलास बनाने के लिए हम धातु का उपयोग कर सकते हैं, स्टील, लोहा और मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं, कांच का उपयोग कर सकते हैं, कांच। और इनके अलावा आपके लिए मैंने ये छोड़ दिया, यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर। तो ये है गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं, मैंने लिख दिया है और यहाँ पर आप लिखेंगे। क्या खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए कागज़ जैसी सामग्री का उपयोग करना अच्छा विचार है? खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं क्या उनको कागज़ से बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि वो जल जाएंगे। वो तो देखिए, खाना बनाने के लिए आग की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, और जो कागज़ के बर्तन होंगे वो तो आग से जल जाएंगे और पानी से भी गल जाएंगे। तो खाना बनाने के बर्तनों के लिए कागज़ की सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते। क्या कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए किया जा सकता है? नहीं, कपड़े से बने गिलास का उपयोग अगर हम जल रखने के लिए करेंगे तो इस तरह से ये जल जो है ना ये बाहर निकल जाएगा ऐसे, क्योंकि कपड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उनमें से जल है ना बाहर निकल जाएगा। तो कपड़े से गिलास नहीं बनाया जा सकता। गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। गिलास बनाने के लिए जिन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है ना उसमें जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब जल को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। तो इस तरह की सामग्री हम चुनेंगे जो जल को धारण कर सकती हैं, जिनमें जल रुक सकता है, बाहर ना निकले। यह कैसे निर्धारित किया जा सकता है कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? तो फिर ये कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों और उसके प्रयोजन के आधार पर करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बन जाता है, यह कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, यह प्रश्न है। यहाँ पर यह भी प्रश्न बन सकता है। अगर ये प्रश्न आ जाता है
कि कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका फिर हम उत्तर यहाँ से लिखेंगे, हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों के आधार पर, कि उसके कैसे गुण हैं। देखिए जो कपड़ा है ना, कपड़ा उसका गुण क्या है, उसके अंदर छिद्र होते हैं, तो उससे जल जो है बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, तो फिर हम उसका उपयोग नहीं कर सकते गिलास बनाने के लिए। तो गुणों के आधार पर ही सामग्री का चयन किया जाना चाहिए जिसके लिए उस वस्तु का उपयोग किया जाना है, जिसके लिए उस वस्तु को बनाया जाना है। देखिए कागज़ से अगर बर्तन बनाए जाएंगे तो कागज़ का जो गुण है वो क्या है, आग से जल जाता है और पानी से गल जाता है, तो फिर कागज़ की सामग्री का उपयोग हम खाना बनाने के लिए जो बर्तनों का उपयोग किया जाता है ना, उनको नहीं बना सकते। तो कागज़ के जो गुण है ना, उनको ध्यान में रखा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपको समझ आ गया होगा, ये समझ आ गया होगा। अब हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए विभिन्न सामग्री का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे पेन बनाते हैं तो पेन का जो बाकी हिस्सा प्लास्टिक का बनाया जा सकता है, और जो आगे निब लगी होती है ना, निब या जो आगे पॉइंट होता है वो धातु का बना होता है। तो उदाहरण के लिए एक पेन जो है उसको किस किस सामग्री से बनाया जाता है, प्लास्टिक से, धातु से और स्याही से। मतलब पेन बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग होता है, धातु का उपयोग होता है और स्याही का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक वस्तु भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनाई जा सकती है। एक वस्तु एक ही प्रकार की सामग्री से भी बनाई जा सकती है और भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री से भी बनाई जा सकती है। अब ये सीत क्या सोचती है, विभिन्न खेलों की गेंदें बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग क्यों किया जाता है। विभिन्न खेल होते हैं जो, उसके लिए जो गेंदें होती हैं वो भिन्न भिन्न सामग्रियों से बनाई जाती हैं। क्या क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है। क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है। जो टेनिस खेला जाता है तो वो जो बॉल होती है ना वो हल्की बनाई जाती है, हल्की होती है बॉल, और क्रिकेट की गेंद जो है ना वो भारी होती है। टेनिस जब खेला जाता है तो उस पर चोट इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं मारी जाती जितनी कि क्रिकेट में मारी जाती है। अगर क्रिकेट खेलने के लिए टेनिस की बॉल का उपयोग किया जाएगा ना तो वो तो फट जाएगी, इसलिए क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस के लिए नहीं किया जा सकता और टेनिस की गेंद का उपयोग क्रिकेट के लिए नहीं किया जा सकता। क्रिकेट के लिए भारी गेंद चाहिए और टेनिस के लिए हल्की गेंद चाहिए। टेनिस की बॉल जो है ना वो ऐसी सामग्री से बनाई जाती है जिससे कि वो बॉल है ना हल्की बने, और क्रिकेट की जो गेंद है ना वो ऐसी सामग्री से बनाई जाती है जिससे वो गेंद है ना भारी बने। क्रियाकलाप 6.4 आइए खोज करें कि विभिन्न खेलों की गेंदें जो है ना वो अलग अलग सामग्रियों से क्यों बनाई जाती हैं। चित्र 6.3 में एक ही आकार की लेकिन भिन्न भिन्न सामग्रियों से बनी हुई विभिन्न गेंदों को दर्शाया गया है। देखिए एक ही आकार की गेंदें हैं ये, लेकिन ये भिन्न भिन्न सामग्रियों से बनी हैं। एक ही आकार की लेकिन भिन्न भिन्न सामग्रियों से ये बनी हुई विभिन्न गेंदें हैं। एक एक करके गेंदें लें। ये टेनिस की गेंद है, ये क्रिकेट की गेंद है, ये हस्त व्यायाम की गेंद है। हस्त व्यायाम करते हैं तो इस गेंद को ऐसे दबाते हैं छोड़ते हैं, दबाते हैं छोड़ते हैं। एक एक करके गेंदें लें और किसी नियत ऊंचाई से गिराएं। ये गेंद ले ली, इसको थोड़ा सा उठाएं और नीचे गिरा दिया। ये गेंद ली, इसको उठाया और नीचे गिरा दिया। ये गेंद ली, इसको उठाया और गिरा दिया। समान ऊंचाई तक उठाना है, समान ऊंचाई से गिराना है। जिस ऊंचाई तक गेंद उछलती है, तो देखिए ये कितनी ऊंचाई तक उछलती है, ये कितनी ऊंचाई तक उछलती है, ये कितनी ऊंचाई तक उछलती है, ये आपको नोट करना है। उस गेंद को पहचानें जो सबसे अधिक ऊंचाई तक उछलती है। तो देखिए ये सबसे ऊंचाई तक उछलती है, ये सबसे अधिक उछलेगी, और दूसरे नंबर पर टेनिस की गेंद उछलेगी, तीसरे नंबर पर ये, क्योंकि ये हल्के पदार्थों से बनी होती है, हल्की सामग्री से बनी होती है। ये सबसे भारी सामग्री से बनी होती है। गेंदों का उछाल स्तर, गेंदें कौन सी अधिक उछलेंगी। टेनिस की गेंद सबसे ज़्यादा उछलेगी या मध्यम उछलेगी या निम्न, तो यहाँ पर आएगा मध्यम। और क्रिकेट की गेंद ये निम्न, सबसे कम उछलेगी ये। और हस्त व्यायाम की गेंद ये सबसे ऊंची उछलेगी। अन्य कोई भी गेंद ले लेंगे, उसके बारे में भी हम यहाँ पर लिख देंगे कि कितनी उछलेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने ये जो गेंदें हैं ना, इनको सामग्री के आधार पर भी अलग अलग कर लिया है कि अलग अलग सामग्री से अलग अलग तरह की गेंदें बनाई जा सकती हैं। और यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि विभिन्न खेलों की गेंदें बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग क्यों किया जाता है। अगर क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जाएगा ना, तो जो टेनिस का जो बल्ला होता है वो टूट सकता है क्योंकि ये भारी होती है। इसके बाद यहाँ पर खेल की गेंदों के अन्य गुणों पर भी चर्चा करेंगे। हमने यहाँ पर ये चर्चा की है
कि कौन सी ज़्यादा हल्की है, कौन सी भारी है, कौन सी सबसे भारी है, कौन सी ज़्यादा उछलती है, कौन सी कम उछलती है। तो यहाँ पर अन्य गुणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। खेल की गेंदों के अन्य गुणों पर कक्षा में चर्चा करें, जैसे कि उनका आकार, रंग, गठन कठोर या मुलायम है और वो कितनी ऊंचाई तक उछलती हैं। खेल की गेंदें जो है ना, अन्य गेंदें होती हैं जो जैसे फुटबॉल होती है, वॉलीबॉल भी होती है, उनके बारे में भी आपको चर्चा करनी है। उनका आकार कैसा है और उनका रंग कैसा है, उनका गठन मतलब वो कैसी बनी हुई, हल्की है या भारी है, कठोर है या मुलायम है, इनके बारे में आपको चर्चा करनी है। वे कितनी ऊंचाई तक उछलती हैं, ये भी आपको लिखना है। ये समझने का प्रयास करें कि किसी विशिष्ट खेल के लिए उपयुक्त प्रत्येक गेंद कुछ निश्चित सामग्रियों से क्यों बनी होती है। किसी विशेष खेल के लिए विशेष तरह की सामग्रियों से बनी हुई गेंदों का उपयोग क्यों किया जाता है, ये आप वैसे समझ गए होंगे। तो ये आपको टेबल बनानी है और उसमें ये सब लिखना, आकार लिख देना, रंग लिख देना है, गठन लिख देना है, कितनी ऊंचाई तक उछलती हैं और वो किन किन सामग्रियों से बनती हैं। इसके बाद चित्र 6.4 का अवलोकन करें। ये है चित्र 6.4। ये चित्र 6.4 है, वस्तुओं का समूहीकरण। यह चित्र 6.4 वस्तुओं का समूहीकरण। चित्र 6.4 का अवलोकन करें और वस्तुओं को यथासंभव विभिन्न विधियों से समूह में विभाजित करें। आपने इन वस्तुओं को उनके आकार, रंग और जिस सामग्री से बनी है उनके आधार पर समूह में विभाजित किया होगा। इनको विभाजित करना है तो कैसे करना है, आपको खुद करना है। आप या तो आकार के आधार पर इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, रंग के आधार पर कर सकते हैं, या जिस सामग्री से बने हैं उनके आधार पर कर सकते हैं। जैसे आकार के आधार पर हम वर्गीकृत करेंगे तो ये शंकु आकार ये है और ये भी है यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर ये है घनाकार, ये भी घन है, ये भी घन है, ये भी घन है। तो इस तरह से उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, रंगों के आधार पर भी कर सकते हैं। अलग अलग रंगों से ये बने हैं तो एक जैसे रंग से जो बने उन पर हम टिक लगा सकते हैं। जैसे ये इनका सबका रंग एक है, उसके बाद इसका रंग, इसका रंग, इसका रंग, इसका रंग एक जैसा है। उसके बाद जिस सामग्री से ये बनी है उस आधार पर भी हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर तो ये सभी प्लास्टिक से बनी, ये सभी प्लास्टिक से बनी है, तो यहाँ पर हम सामग्री के आधार पर वर्गीकृत नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सभी प्लास्टिक से ही बनी हैं। तो हमने सीखा कि वस्तुओं को, हमने क्या सीखा है, वस्तु को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए घर की रसोई में हम सामान्यतः एक जैसे बर्तनों को एक साथ रखते हैं। इसी प्रकार एक पंसारी सामान्यतः सभी प्रकार के मसाले एक कोने में रखता है, दालें और अनाज दूसरे कोने में रखता है। आप किसी भी दवा की दुकान पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दवाओं को रखने की व्यवस्था कैसे की गई है। तो देखिए, आप किसी पंसारी की दुकान पर जाएंगे, किसी भी दुकान पर अगर आप जाते हैं तो उसमें कोल्ड ड्रिंक एक तरफ मिलेंगी, उसमें टॉफ़ियाँ एक तरफ मिलेंगी, उसमें अनाज एक तरफ मिलेंगे, मसाले या दालें एक तरफ मिलेंगी। अगर दालें, मसाले या चीनी इकट्ठी रख दी तो एक तो उनको छाँटने में बहुत देर लग जाएगी और ऊपर से अगर कोई सी बिखर गई तो आपस में मिक्स हो जाएगी। मान लीजिए नमक और चीनी एक साथ रख दिया, आपस में मिक्स हो गई तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह से इन वस्तुओं को अलग अलग रखा जाता है, अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया जाता है। उनको उनके गुणों के आधार पर, जिसके जैसे गुण होते हैं उनके आधार पर उनको अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है। अब ये सामग्रियाँ जो होती हैं उनके विभिन्न गुण क्या हैं, तो बहुत सारे गुण तो हमने पढ़ लिए हैं। कोमल, कठोर, रंग, आकार, ये गुण तो हमने पढ़ लिए हैं। अब और पढ़ लेंगे हम इस वाले भाग में 6.3 में, सामग्रियों के विभिन्न गुण क्या हैं।